नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सीएम शिंदे के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिनके ठाणे के 66 पार्षदों ने शिंदे का हाथ थाम लिया है और अब 12 सांसद भी जल्द ही उद्धव गुट से अलग हो सकते हैं। फिर बात करेंगे एनआईए के चक्रव्यूह में फंसी पीएफआई की, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को एनआईए ने हिरासत में लिया है और उमेश कोले हत्या मामले में पैसों के लेन देन को लेकर उससे पूछताछ की गई है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे विवादों के चक्रकाल में फंसी राजस्थान पुलिस की, जो नुपुर की गर्दन की मांग करने वाले सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स देती पकड़ी गई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे तिरंगे के चक्रव्यूह में फंसे फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने खुलेआम तिरंगे का अपमान कर फिर एक बार पाकिस्तान के एजेंडे को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात शिंदे के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की। विधायकों की बगावत का नतीजा भुगत रहे उद्धव ठाकरे को पार्षदों ने भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 66 पार्षदों ने भी उद्धव के खिलाफ बगावत कर दी है और शिंदे गुट का हाथ थाम लिया है। ठाणे में शिवसेना के 67 पार्षद हैं, जहां से 66 पार्षद शिंदे के पाले में खिसक गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद उद्धव को यह बड़ा झटका मिला है। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। अब जिस तरह से ठाणे में शिंदे की मजबूत पकड़ रही है, जिसका प्रभाव ऐसा रहा है कि सभी पार्षद उनके पाले में चले गए और उद्धव ठाकरे औंधे मुंह जा गिरे। सिंबल की लड़ाई के बीच ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि अब पार्षदों की बगावत के बाद उद्धव के पास पार्टी को बचाने का कोई मोहरा नहीं बचा है। इसके साथ ही बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करना भी अब उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो गया है। अभी तो उद्धव के हाथ से ठाणे नगर निगम गया है, अब उनके आगे अपने गढ़ मुंबई नगर निगम को बचाने की चुनौती है, जिसका चुनाव इसी साल होना है। मुंबई नगर पालिका में अभी शिवसेना का कब्जा है। ये देश के सबसे अमीर शहरी निकायों में से एक है और इसके नतीजों का असर राज्य के विधानसभा चुनाव पर सीधा पड़ता है। ये बीएमसी की कुल 227 सीटों में से शिवसेना के 97 पार्षद, बीजेपी के 80, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 6 पार्षद हैं। जाहिर है कि बीजेपी शिवसेना ज्यादा पीछे नहीं है। अब ठाणे के पार्षदों ने तो उद्धव को नकार कर शिंदे का दामन थाम लिया। साथ ही मुंबई नगर निगम में भी उद्धव पर काल आने वाला है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि शिवसेना के कमजोर होने से सीधे बीजेपी मजबूत होगी। वहीं उद्धव के 12 सांसदों के भी बगावती सुर दिखने लगे हैं और खबर है कि जल्द ही उद्धव के 12 सांसद शिंदे का हाथ थाम सकते हैं। ये वही 12 सांसद हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ समझौता कर लेने की सलाह दी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे का अहंकार तो इतना था कि अब उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। विधायक तो हाथ से गए ही, फिर पार्षद और अब सांसद। जल्द ही सिंबल भी उद्धव के हाथ से निकल जाएगा और बीएमसी चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे की बची कुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ उद्धव ठाकरे के 66 पार्षदों ने भी पार्टी में असंतोष की बात को स्वीकार करते हुए शिंदे का हाथ थाम लिया है। तो वहीं अमरावती में उमेश कोले की हत्या मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आने की बात अब एनआईए ने पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सोहेल से पूछताछ की है। जांच में पता चला है कि आरोपी इरफान लगातार सोहेल के संपर्क में था। एनआईए को शक है कि इरफान को पैसे शायद कट्टर इस्लामिक संस्था पीएफआई के लोगों ने दिए थे। ये पैसे हत्या में शामिल लोगों को दिए होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब लगातार पीएफआई के इस सोहेल से पूछताछ की जा रही है और मामले में कई और राज बाहर आने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन अहम बात तो यह है कि पीएफआई देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का इतिहास उठाकर देखें तो उसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ही भरी मिलती है। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे और देश भर में हिंसा की जांच के दौरान पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही थी।
संगठन के लोगों को दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा 2020 में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों और हिंसा के लिए उकसाने के आरोपी किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया और प्रदर्शनकारियों को संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने के लिए कहा था। लगातार ये पीएफआई देश में अपने नेटवर्क के जरिए माहौल खराब करने की कोशिशों में लगा है, जिस पर सरकार को सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। सबसे अहम बात, जिस तरह से देश में नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर सिर तन से जुदा करने की फिलॉसफी का पालन किया जा रहा है, उससे ये पीएफआई फंडिंग कर बढ़ावा दे रहा है, जो बेहद खतरनाक है। ऐसे में तो सरकार को पीएफआई से जुड़े लोगों को इस तरह की हरकत करने पर यूएपीए एक्ट के तहत जेल में डाल देना चाहिए, जिससे भारत का माहौल खराब होने से बचाया जा सके। पीएफआई की भूमिका फिर एक बार देश के बढ़ते तनाव की स्थिति में सामने आ गई है, तो वहीं नुपुर की गर्दन काट कर लाने वाले को इनाम की घोषणा करने वाले अजमेर शरीफ दरगाह का वो खादिम सलमान चिश्ती, उसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजमेर पुलिस की कस्टडी में है, फिर भी हंसता हुआ और विक्ट्री साइन दिखाता हुआ देखा जा रहा है। यानी कि पुलिस की गिरफ्तारी में भी यह आरोपी हंस रहा है, जिसका मतलब साफ है कि उसे उसके किए का कोई पछतावा नहीं है, ना ही कोई फर्क है। उसे तो उल्टा गर्व है कि उसने ऐसा घटिया काम किया है। इसके अलावा अजमेर पुलिस का भी एक ऐसा ही हैरत अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस इस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके ले जा रही है और पुलिस अधिकारी उसे मामले से बचने के टिप्स दे रही है। वीडियो में साफ देखा गया कि पुलिस सलमान को समझाती नजर आ रही है कि तुम ये कहना कि नशे में थे ताकि बच जाओ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के सर्किल ऑफिसर और डीएसपी संदीप सारस्वत को उनके पद से हटा दिया गया है। अजमेर पुलिस का कहना है कि वीडियो में आई आवाज किसकी है, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। शर्म आनी चाहिए अजमेर पुलिस को, जिसके अधिकारी पहले तो हत्या के लिए उकसाने वाले इस खादिम को बचाने के टिप्स दे रहे हैं, उसके बाद सबूत सामने होने के बाद भी पुलिस प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव करने में लगे हैं। राजस्थान में है तो कांग्रेस की सरकार, और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की मजाल है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इन्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कुछ दिन में यह खादिम जेल से बाहर दिखाई देगा, क्योंकि अगर गहलोत ने कोई एक्शन लिया तो उसके बाद उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसके लिए पुलिस के अधिकारी ऐसी हरकत कर रहे हैं और उस पर पुलिस प्रशासन ऐसे अफसरों का बचाव करने में लगा है, जिससे राजस्थान पुलिस फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई है। एक तरफ सलमान चिश्ती की शर्मनाक हरकत पर राजस्थान पुलिस उसे बढ़ावा दे रही है, तो फारूक अब्दुल्ला खुलेआम तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। दरअसल श्रीनगर में दुकान के सामने कुछ सामान खरीदने के वक्त फारूक अब्दुल्ला का सामना कुछ पत्रकारों से हुआ। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब्दुल्ला से वहां कुछ सवाल पूछे गए। इतना सुनना था कि आराम से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे फारूक अब्दुल्ला ने झट से कह दिया, तिरंगा अपने घर में रखो। इसके साथ ही वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने इसी साल 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इस अभियान के तहत देश भर के लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विभाग ने भी एक ऑर्डर जारी कर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के जवाब में सरकार के इस अभियान का विरोध साफ नजर आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के वो तमाम अलगाववादी नेता हैं जो हमेशा देश विरोधी बयानबाजी कर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते दिखाई देते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। तिरंगा नहीं उठाने की बात करने वाले ही ये लोग आतंकी बुरहान वानी और अफजल गुरु की बातें करते हैं। उन्हें इन आतंकियों की सजा पर दर्द उठता है। अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए ये चीन से मदद की उम्मीद रखते हैं। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के सबसे बड़े जिम्मेदार ये फारूक अब्दुल्ला थे, जो हर बार इस बात को नकारते आए हैं और आज ये जिस देश में रह रहे हैं वहां पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देते फिर रहे हैं। सवाल अब्दुल्ला से किया जाना चाहिए कि जिन देशों की तर्ज पर वो इस तरह की बयानबाजी कर तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, वो कौन सा झंडा उठाएंगे? यह अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं और खुद को आजाद कश्मीर के निवासी बताते हैं।
ये सब केवल इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देकर तिरंगे का अपमान कर पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।